हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए ये यूथ कंपटीशन की बुक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपके लिए जीएस वाला जो पोर्शन होता है, जीएस का जो 40 मार्क्स का आता है, तो उसमें क्वेश्चन जितने भी पूछे गए टीआरई 1, 2, 3 और ये 3 एग्जाम जो आपका री एग्जाम हुआ था, कैंसिल हुआ था, उन सभी के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। आप किसी भी वर्ग के शिक्षक हो या तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और जूनियर लेवल का, तो उन सभी के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। इसमें आपका जो प्रारंभिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और एक जो आपका इसमें आता है जीएस में करंट अफेयर, तो इसमें करंट अफेयर नहीं दीजिए, बाकी आपके 4 से 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल। इससे पहले मैंने कई क्लासेस अपलोड की हुई है। आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का जो भूगोल है, इसमें आपके 2 पार्ट हैं, भारत का और विश्व का भूगोल। तो हम एक पार्ट में देखेंगे भारत का भूगोल और नेक्स्ट पार्ट में इसके विश्व का भूगोल देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें सामान्य परिचय देखते हैं। भारत का जो भी दिशा अवस्थिति जो भौतिक दिया गया है इसमें, देखिए भारत की अधिकतम जो सीमा है सबसे ज्यादा किसमें लगती है, तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी बचपन में, एमबीए किया इस तरीके से, तो आप इसमें बांग्लादेश के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए लगभग 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेपाल का 1751 किलोमीटर है और भारत जो है 7 देशों के साथ स्तरीय सीमा साझा करता है। एक प्रश्न इसमें बनता है कि सबसे कम जो सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, लगभग 106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है, जो एक अपने भारत का एक मानक समय है, तो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसे। तो ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी यानी ईस्ट में। ये देखिए आपका जो रेखांश है ये 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ज्यादातर आपको कंफ्यूज करने के लिए झारखंड दे देता है और बिहार भी दे देगा, लेकिन आपके 5 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे गुजरती है। और ये याद रखिएगा, भारतीय मानक जो समय ग्रीनविच है वो 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच समय है जो पूरे वर्ल्ड का चलता है उससे 5.5 घंटे आगे ही रहेगा। तो आप देखेंगे उसमें +5.212 लिखा होता है, कहीं पे भी देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, ये किसका भाग था? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। ठीक है, एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। तो ये देखिए इसका टीआरई 3 में पूछा गया है। ये पूर्व में भारतीय जो महाद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत, इसे पेनिनसुला बोलते थे। ठीक है, और गोंडवाना लैंड का भाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग संबंधित है जो क्रिटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो 2 भाग हुए थे इसके, इसमें बीच में टैथिस सागर निकला था। देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ये किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93 मिलियन जो मील है। ठीक है, तो ये देखिए आपका सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। ठीक है, सबसे पास में बुध ग्रह पड़ता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आता है, मंगल ग्रह इसके बाद में आता है। ठीक है, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति दर्ज की गई है। अगला देखिए, 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा नगर जो है वो पूछा गया है। पहले राज्य पूछता था, इसमें नगर पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आइजोल है। ठीक है, तो ये आपके आइजोल जो है कर्क, आज आपकी देखिए भोपाल और रांची, ये जो है कर्क रेखा के दक्षिण में जो आइजोल है ये आपके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क जो स्थान है यानी ड्राइएस्ट, मतलब जहाँ पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा जैसलमेर। तो राजस्थान में वैसे तो पूरा ही पानी का अभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जैसलमेर में। यहाँ पे न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण स्वर्ण सिटी भी इसे कहा जाता है। तो अभी फिलहाल में राजस्थान में जहाँ पे ये मरुस्थल था वहाँ पे बारिश हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की जो सामान्य सीमा है, कॉमन बॉर्डर, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? देखिए ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, ऊपरी में से कोई नहीं है। देखिए भारत की जो सीमा है 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देश आपके स्थलीय हैं और 2 आपके समुद्री हैं। तो पाकिस्तान की सीमा जो है 5 राज्य केंद्र शासित है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से, और बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों
जैसे जो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है, तो याद रखिएगा। पाकिस्तान आपका पड़ता है पश्चिम में, ठीक है, और जो आपका बांग्लादेश पड़ता है वो पूर्व में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नवा क्वेश्चन है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो आच्छादित है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपका है मालवा का पठार, ठीक है, ये मध्य में पड़ता है मालवा का पठार। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। तो जो रांची का पठार है उसके उत्तरी हिस्से से गुजरती है और छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण से गुजरती है, इसलिए इसमें कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है आपका कर्क रेखा द्वारा, तो मालवा का पठार है, याद रखिए, इसके बीचों बीच में से गुजरती है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। ये आपके तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। बाकी देखिए, अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा है। ये समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये बहुत ही पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बखेलखंड। देखिए ये आपके कर्क रेखा और भारतीय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन दोनों को जहाँ पे काटती है, जो बघेलखंड का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपको ये पूरी बुक करा दूंगा। और भी क्लासेस आएंगी 4.0 के लिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है संभवतः सितंबर में हो सकता है चुनाव से पहले। ठीक है, इसमें पर्वत, पठारी, मैदान क्षेत्र और प्रमुख दर्रे से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कुल भूभाग में पर्वतों का जो हिस्सा है वो कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 30% है। तो इसमें देखिए गंगा, यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देती है जो आपका पर्वत है। कहाँ से निकलती है? तो ये हिमालय से निकलती है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक के क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए आपका इसमें क्रम दिया गया, ऑप्शन नंबर ई, ऊपर में से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले आता है आपका जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज घेरे हुए तो महान मैदान है, जो आपका मैदानी क्षेत्र पड़ता है 43.2%। केंद्रीय उच्च जो भूमि है 27.7%। पहाड़ियाँ आपके 18.5% और ऊंचे पर्वत ये हैं 10.6%। इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए ये कैंसिल वाले में पूछा गया। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय उच्च भूमि अरावली क्षेत्र से, अरावली जो श्रेणी है पर्वत श्रृंखला है इससे घिरा हुआ है तथा इसका जो पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी ये पालमपुर यानी गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मानव पठार जो मालवा पठार है इसके अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि द सेंट्रल अपलैंड की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो माउंटेन पीक, ऑप्शन नंबर सी K2। ठीक है, K2 इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और ये देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है K2 गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की जो लंबाई है 8611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये आपकी 8586 मीटर यानी कि 28,169 फीट ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर कम है। अगला देखें 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो ये आपकी महेंद्रगिरी। ठीक है, आपका महेंद्रगिरी, ये देखिए एग्जाम में पूछा गया 3.0 में 11th-12th में। तो देखिए ये चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है जिंदागिरी है, जिंदागिड़ा। ठीक है, जिंदागिड़ा है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे सीताम्मा कोडा और अरमाकोंडा नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से लगाना है। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 1 4 3, इस तरीके से क्रम में लगेगा। पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरीके से आपके उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है। तो ये क्रम पूछता है काफी बार, पूर्व से पश्चिम पूछता है। देखिए ये आपका सेम ही क्वेश्चन है TRE 2.0 में, ये आपका TRE 3.0 में पूछा गया लगभग। तो इसमें देखिए 18 में निम्न में से ये दक्षिण से उत्तर पूछा गया उल्टा की ओर जो हिमालय पर्वत श्रेणी का सही क्रम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो आपको इस तरीके से आता है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल।
बस इसे क्या करना है, उत्तर से दक्षिण पूछा गया तो बस इसे घुमाना है आपको। अगला देखिए 19 का है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्न में से भारत के किस पठार से? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। तो ये देखिए, ये पठार जो है धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम पर किया गया है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच के जो भाग का हिमालय है उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। देखिए कुमायूं हिमालय ये सतलज काली के बीच के है। इसकी पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। अब इसमें देखिए आपके नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में। गंगा यमुना का उद्गम यहीं से होता है। नेक्स्ट देखिए अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए। 21 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इस तरीके से दक्षिण पूर्व इस तरीके से पूछी जाती है, दाएं से बाएं से। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगी सोन नदी। तो गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी, यानी 780 किलोमीटर इसकी जलधारण क्षमता है। देखिए गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, 25 को 2 बार करना है, ठीक है। देखिए यमुना जो है आपके 1376 किलोमीटर है। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगापुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलती है सबसे बड़ा जो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी केरल में, ठीक है। इसे शांत घाटी, इसे फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। शांत घाटी आपकी साइलेंट वैली आपके केरल में। अगला देखिए 23 नंबर, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए ये होगी सुरु नदी के किनारे। कारगिल जहाँ पे युद्ध हुआ था, तो ये सुरु नदी जो है सिंध की सहायक नदी, याद रखिएगा ये भी। अच्छा ये साइलेंट वैली है, इसमें एक अभ्यारण्य भी है, बताइएगा कौन सा है। देखिए 24 नंबर, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ऑप्शन नंबर ए हुगली। देखिए ये हुगली जो है पश्चिम बंगाल में है और इसे इसके किनारे टी पार्क यानी जो चाय का बागान एक तरीके का पार्क बनाने के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। अगर ये बोल्टारो हिमनद अवस्थित है, तो ये बोल्टारो हिमनद जो है आपका 25 नंबर देखिए, ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, कि गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में, बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्से से होकर गुजरती है और काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट, बाल्टिस्तान, लद्दाख और शिंगयांग क्षेत्रों तक इसका है। अगला देखिए 26 नंबर है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी मैकाल श्रेणी। देखिए अमरकंटक एक पवित्र शहर एवं गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से 1067 मीटर पर है। यहाँ से नर्मदा एवं सोन नदियाँ निकलती हैं। तो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं नर्मदा और सोन नदियाँ, याद देखिए। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसका पूर्व नाम था, इसका नाम बदल दिया गया। गंगा नदी के जो प्रमुख जो शहर है देखिए इसके किनारे पे तट पे, तो प्रयागराज, और सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार। गंगा का उद्गम है गोमुख हिमालय से हुआ है, जो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाली खाड़ी में, ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जिले भी पहुंचे जा सकते हैं। अगला देखिए 28 नंबर है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी ये है काली नदी। देखिए ये काली नदी से या महाकाली भी कहते हैं, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली यानी बिहार में एक संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। अगला देखिए 29 नंबर है, चाप झील यानी ऑक्सबो झील पाई जाती है। ये आपका हो जाएगा, देखिए तैयारी 2 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी ये देखिए, नदी घाटी में पाई जाती है चाप झील यानी ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसे। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षितिज अपवर्तन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोकुर झील या चापाकार झील भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सबो जिसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसे। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए ये होगा मिथनकोट। जो चिनाब नदी है आपके सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बड़ा लाचा दर्रे से के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा
नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। ये अखनूर यानी जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ये मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं हैं बगलिहार, सलाल और दुहस्ती। ठीक है, तो ये चिनाब नदी पे 3 है, बगलिहार, सलाल और दुहस्ती बोलते हैं। अगला देखिए 31 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा पोनानी। पोनानी का है सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र, और ये पुरानी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र होगा 5397 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात आपका पेरियार नदी का जलग्रहण 5243 वर्ग किलोमीटर। कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5179 वर्ग किलोमीटर। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहां पानी नदी द्वारा बहाए गए जाने से पहले एकत्र होता है। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी जो आपकी कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो ये देखिए 2 बार पूछा गया, 23 में ही तैयारी 2 में और 69वीं बीपीएससी में। तो कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई औसतन ऊंचाई है 30 किलोमीटर है। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का दूसरा नाम है? तो देखिए गंडक नदी को दूसरा नाम 33 का देखिए इसका जो उद्गम होता है नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। और हाँ, इसमें देखिए गंडक का दूसरा नाम है नारायणी। ठीक है, और ये आपके 7630 मीटर की ऊंचाई से होता है इसका तिब्बत के समुद्र तल से। ये नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है जिसकी सीमा बनाती है। देखिए इसकी जो कुल लंबाई है 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 आपके नेपाल में, 445 आपके भारत में विस्तृत है। अगला देखिए सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? तो ऑप्शन नंबर डी ये नगड़ी गांव से निकलती है सुवर्ण रेखा। ये झारखंड में रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी राड़ू, कांची और खरकई है। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं है। यहाँ देखिए जो धुआंधार जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी में। ठीक है, तो ये सी वाला गलत हो गया। जबकि जो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी नदी पे। तो ये दोनों का अलग अलग लिखा हुआ है। देखिए जोग यानी गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है और देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। किसका रखा है? तो जोग है यानी गरसोप्पा इसे बोलते हैं। तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी की तरफ स्थित है। इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया, देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। जो लिखा पानी है ये लेखा पानी बोलते हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित लिखा पानी दर्रे के पास में स्थित है। ये हिमनद है और ये आपका दर्रा है। ठीक है, लगभग एक ही नाम है। ये हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। देखिए लिखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। एक नगर भी है जो कि अपने चाय बागानों के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है ये आपका लिखा पानी एक दर्रा भी है और एक लेखा पानी ये हिमनद भी है। और जो लिखा पानी एक असम राज्य में तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर है जो चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई है। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ई देखिए उपयोग में से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। ये 3 देशों चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अगला देखिए, अब देखते हैं मानसून एवं वर्षा से संबंधित क्वेश्चन जो पूछेंगे। 38 नंबर, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो देखिए वन रोपण सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए वन रोपण का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, गलत लिखा। बाढ़ रोकने की सबसे उत्तम विधि वन रोपण यानी वृक्षारोपण होना चाहिए। वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ये गलत है, यहाँ पे चलाई नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे ए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये बी होगा वन रोपण। तो देखिए 39 नंबर है, प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 133वां। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में 164 देशों में 133वें स्थान पे है। देश में प्रति वर्ष जल उपलब्धता मात्र
1544 क्यूबिक मीटर है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक मीटर से काफी कम है, लगभग आधा है। ठीक है, इतनी समस्या पानी की। देखिए 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो देखिए आपके अक्टूबर और ये आपके कोरोमंडल जो तट है आपका, ठीक है, ये जो लौटता हुआ मानसून होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते हुए मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों जैसे कोरोमंडल में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। 41वां क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का जो कारण है वो क्या है? तो देखिए आपका इसमें पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें शीत ऋतु में, हाँ यहाँ पे देखिए शीत ऋतु में तमिलनाडु में पूछा गया। अगर शीत ऋतु में अगर उत्तर भारत में पूछता है तो पश्चिमी विक्षोभ होता है, बाकी अगर तमिलनाडु में पूछेगा तो आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून है लौटता हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 42वां क्वेश्चन है, देखिए 42 नंबर, भारत में मानसून सीजन में अधिकतर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला, ऊपरी में से कोई नहीं। देखिए भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं, और बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है, तथा ये चक्रवात अधिकतर खतरनाक होते हैं। 43वां क्वेश्चन है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह है 15 अक्टूबर। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवा है जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। ये मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्य तिथि जो है 15 अक्टूबर है। अगला देखिए, तिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है अपने भारत की तिवार्था के अनुसार। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रेशेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन किया जाता है। अगला 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्तीय गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेशों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऊपरी में से कोई नहीं। देखिए आपका मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं, अतः अभिष्ट उत्तर इसका ई हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर है, तिवार्था जीटी तिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र है, तो ऑप्शन में भी हो जाएगा पश्चिमी तट है। देखिए अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस तिवार्था ने 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। तिवार्था के अनुसार दुनिया के 7 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एएम प्रकार की जो जलवायु है वो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। अगला देखिए वन क्षेत्र 47वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिएगा ये क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये वन क्षेत्र बड़ा है। यहाँ पे सागवान या सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला देखिए 48वां क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये आपके देखिए ऑप्शन में बी हो जाएगा, सुंदरवन। देखिए गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। ये विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। अगला देखिए 49 नंबर है, कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएंगे तमिलनाडु में। देखिए कांटेदार जंगल झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल स्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसमें नहीं पूछा गया था, देखिए हाँ यहाँ पे नहीं पूछा गया था, ठीक है। इसमें तमिलनाडु में नहीं पाए जाते और आपके कांटेदार जंगल जो है वो जो पाए जाएंगे ज़्यादातर, तो जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो वहीं पर पाए जाएंगे। तो तमिलनाडु में तो वैसे ही वर्षा होती है, पश्चिमी और जो दक्षिण पश्चिम का लौटता हुआ मानसून होता है, तो यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। अब इसलिए क्वेश्चन जो ऑप्शन है उससे भी निकाल सकते हैं इसका। अगला देखिए 50 नंबर है,
घास के मैदान, झाड़, जगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी के संबंधित हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी इसे बोलते हैं अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वन। घास के मैदान, झाड़, जगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी के संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन प्रकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं और संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इसमें लोगों की कुछ छूटें प्राप्त होती हैं। अगला देखिए 51 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये उपयोग में से एक से अधिक। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला देखिए, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित परिसर कितना होना चाहिए? देखिए आपका ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 33%, यानी 1/3 होना चाहिए। देखिए भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का जो परसेंटेज है 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद ही ये पहली राष्ट्रीय वन नीति। इस नीति के वनों को 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। अगला देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है 53 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी प्रोन नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, में से कोई नहीं। देखिए भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला के प्रमुख रूप से आते हैं। ये क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। अगला देखिए 54 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है? देखिए ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। ये देखिए आपका कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और बंगाल की खाड़ी अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। ये तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। अगर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, हीट वेव से के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया दोनों पॉइंट दिए गए, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही सही नहीं। तो चलिए इसमें जो सही इसके विकल्प को देखते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो सहन करने वाला तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग सह सकते हैं। ठीक है, 40 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हीट वेव माना जाएगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। ठीक है, तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे 30 से अगर ज़्यादा बोलते हैं, और ये मैदानी इलाकों में 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कि चट्टान, सेल एवं मृदा से संबंधित क्वेश्चन 56 नंबर देखिए, मृदा का पलवार करना संबंधित है। ये आपका टीआरई फर्स्ट में आया था, शायद टीआरई 3 में भी आया, फर्स्ट में भी आया था शायद। ऑप्शन नंबर सी देखिए, मृदा की नमी को बनाए रखना। पलवार करना यानी मृदा की नमी को बनाए रखना। मृदा ये मल्चिंग बोलते हैं पलवार को। मुख्य उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना है। पलवार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा को पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जो खेत में नमी को बरकरार रखती है। अगला देखिए 57 नंबर है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? देखिए आपके जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवियल सॉइल जिसे बोलते हैं, और ये मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मिट्टी में पोटास, चूना, फॉस्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर यानी पुरानी जलोढ़ और खादर यानी नई जलोढ़ में वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार की मिट्टी है जलोढ़ को। अगला देखिए 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? देखिए आपका ये आपके काली मिट्टी जो पाई जाती है ऊपर में से एक से अधिक है। देखिए आपके जो दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर यानी काली मिट्टी, चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत पूछता है। रेगुर किसे कहते हैं? तो इसे काली मिट्टी को ही चरनोजम बोलते हैं। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सबसे अच्छी मिट्टी है। अगला देखिए 59 नंबर है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, मेघालय में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी है, और ये लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण है।
लेटराइट मिट्टी क्रमशः लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है। अगला देखिए 60 नंबर, इनमें में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए अम्बरक जो है कोडरमा में पाया जाता है और ये कथन सत्य के पहले ये विश्व स्तर पर अम्बरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद सभी अम्बरक खानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं। भारत के अम्बरक के कुल भंडारण के लगभग 99% जो है आपके आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा एवं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखिए 61 नंबर, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? 61 का देखिए मिट्टी जब अम्लीय एवं क्षारीय गुणों में मौजूद तत्वों के कारण होती है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय होती है। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता है तो मिट्टी क्षारीय होगी। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए सिंचाई एवं नदी परियोजनाएं। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ये आपकी ऑप्शन नंबर सी सबसे लंबी है, इंदिरा गांधी नहर। ये 645 किलोमीटर लंबी है और इसे सतलज नदी पर हरिके बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। इसमें 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई की जाती है। अगला देखिए 63 नंबर है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? देखिए आपकी इंदिरा गांधी नहर है, जिसको 2 बार पूछा गया। देखिए अगला देखिए 64 नंबर है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग में, 5% घरों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ये आपके संभववादी यानी पॉसिबिलिज्म पे आधारित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय यानी स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति, स्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रहा। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत की भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। तो ये जो टिहरी बांध है आपके संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। ये आपकी पारंपरिक सिंचाई प्रणाली नहीं है। देखिए इसमें जो पारंपरिक जो आधुनिक जो विधियां हैं वो देखिए, पारंपरिक सिंचाई विधियां खंदक प्रणाली है, चेन पंप प्रणाली है, टेकली प्रणाली है, राहट तथा मोट प्रणाली है। अब देखिए आधुनिक वाली कौन सी है? ड्रिप सिंचाई प्रणाली और छिड़काव प्रणाली। ठीक है, मॉडर्न जो अभी चल रही है उसमें आपका ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो पारंपरिक विधि नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए 67 नंबर है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। देखिए दामोदर घाटी परियोजना ये 1948 में दामोदर नदी घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना की गई थी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी फायदा मिले इससे। अगला देखिए 68 नंबर है, आपके पास ग्रुप वगैरह हो उसमें। 68 नंबर है, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? 68 नंबर देखिए आपका जो 1954 में ऑप्शन नंबर सी था, 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना थी और इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया। कोसी नदी गोसाई थान चोटी से के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। ये नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तर भाग में प्रवाहित होती है और ये कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? 69 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है।
इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो भी इसके क्वेश्चन है। 70 नंबर देखिए झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तांबे के लिए। और ये देखिए झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला, ठीक है। वैसे सिंहभूम ज़्यादा फेमस है, ये घाटशिला भी याद रखिएगा। छोटा सा शहर है और जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। अगला देखिए 71 नंबर है, मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैंगनीज का उपयोग देखिए ऑप्शन नंबर ई, उपयोग में से कोई नहीं। देखिए मैंगनीज जो है बहुत भंगुर धातु होती है, शुद्ध रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसे मिश्र धातुओं में किया जाता है, अतः इसमें से कोई विकल्प सही नहीं। अगला देखिए 72 नंबर देखिए, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ये खंबात की खाड़ी में। देखिए ये जो आपकी ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्षमता है वो 9000 मेगावाट है। इसमें गुजरात के खंबात कांबे की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में लगभग 12000 मेगावाट तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खंबात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेस में पूछा गया कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये पवन ऊर्जा नहीं है। ये पारंपरिक जो होते हैं जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं और जिनको इनका लगभग जो भंडार है वो खत्म होने वाला है, तो पवन ऊर्जा ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक और गैर परंपरागत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं, तो इनका एक सीमित भंडारण है। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में आपके पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन ये सभी आते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा भी इसमें आती है। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए मोनोजाइट में ऑप्शन नंबर सी, ये थोरियम पाया जाता है, ठीक है। तो थोरियम जो आपके भारत में मोनोजाइट रेत मुख्यतः केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक जो परमाणु क्रमांक 90 और TH से प्रदर्शित किया जाता है। अगला देखिए 75 नंबर, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। तो 75 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। ये आपका 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। उपयुक्त विकल्पों में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है पूर्व से पश्चिम की ओर देखिएगा। सबसे पहले अगर नामरू, ये असम में स्थित है। ओबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। और परीक्षा, ये परीक्षा बांध जो है झांसी में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा, ये आपके राजस्थान में स्थित है। अगला देखिए, तो आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तब भी निकल आएगा। 76 नंबर है, किस राज्य शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ऑप्शन नंबर ई, उपयोग में से कोई नहीं। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले यानी 99% और शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। और यह संयंत्र जो है 500 किलोवाट और सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। अगला देखिए 77 नंबर, कोयला नगरी ये किस स्थान को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ये धनबाद को कहते हैं। झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी कहा जाता है। यहाँ के झरिया क्षेत्र में अनेक कोयला खनन क्षेत्र केंद्र हैं। अगला देखिए 78 नंबर, भारत के खनिज तेल जो पेट्रोलियम है उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक। देखिए इसमें पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है सुरमा घाटी, डिगबोई, नाहरकटिया, युगरीजन, मोरान क्षेत्र असम में है। और लुलेज, अंकलेश्वर, पोलियाद, डोकला, महसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में। मंगला क्षेत्र ये राजस्थान में। कृष्णा जो है आपके गोदावरी बेसिन यानी KG बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत का प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। KG बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। अगला देखिए उद्योग एवं व्यापार संबंधित, देखिए 79 नंबर है, बिहार के किस क्षेत्र जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन में भी भागलपुर की साड़ियाँ भी फेमस हैं, भागलपुर में होता है। बिहार के भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये जिला रेशम उत्पादन में भी जुड़ा है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये भागलपुर को रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए आपका बरौनी जो है आपके बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आपके बेगूसराय राज्य में स्थित एक कस्बा है, ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये बिहार का एक औद्योगिक यानी कस्बा शहर है।
यहाँ पर बरौनी तेल शोधक कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया। बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। ये संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया। यहाँ वर्ष 1964 से ये कार्यरत है। अगला देखिए परिवहन से संबंधित फैक्ट, 81 नंबर है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो देखिए आपके अटल सेतु की लंबाई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। अटल सेतु का ये भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और इसमें लगभग 16.5 किलोमीटर लंबाई समुद्र में तथा 5.5 किलोमीटर जो है वो जमीन पर है। ये पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के पूर्ण तालुका में न्याय सेवा पर समाप्त होता है। न्याय सेवा एक बंदरगाह है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? देखिए पूर्व पश्चिम से आपका ऑप्शन नंबर सी सिलचर और पोरबंदर है। तो सिलचर और पोरबंदर ये आपके गलियारे हैं, पूर्व और पश्चिम गलियारे कहे जाते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरता है। अगला देखिए 83 नंबर है, सिप्रवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी, शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया। ये स्थान कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए गोवा के तट के बाहर। ये आपके देखिए जो ये स्थान जो है गोवा तट के पास स्थित है और ये जहाज के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को सिप्रवेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है और ऑप्शन नंबर देखिए इसका हो जाएगा बी वाला 4123 यानी विशाखापट्टनम, फिर आपका काकीनाडा, फिर आएगा मछलीपट्टनम और फिर नागपट्टनम। अगला देखिए और विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, एकमात्र नागपट्टनम ये आपका तमिलनाडु में है। अगला देखिए कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन 85 नंबर, मध्य प्रदेश का लगभग कितना परसेंटेज क्षेत्रफल कृषि योग्य है? ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया कैंसिल वाले में। तो मध्य प्रदेश का ये जो है आपका 49.43% ये कृषि योग्य है और इसमें लगभग 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसमें कृषि की व्यवस्था कृषि क्षेत्र है और 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के अधीन है। ठीक है, और राज्य का लगभग 50% यानी क्षेत्रफल कृषि योग्य है। अगला देखिए 86 नंबर है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। तो इन्हें 2024 को मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, एम एस स्वामीनाथन जी को। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए मोटा अनाज जो होता है इसमें असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारिक अनाज कहा जाता है कि वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं जहाँ अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। वही मोटे अनाज जो चमत्कारी अनाज माने जाते हैं, इनके पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। देखिए मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है, इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी, कम कीटनाशक की आवश्यकता होती है, जिससे ये किसानों के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन जाता है। गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरित जो कृषि है, ठीक है शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बहुत। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है जो झूम खेती है, देखिए आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती स्थानांतरित कृषि को पोडू के नाम से आता है। ठीक है, वैसे तो पूरा उत्तर भारत में लगभग झूम खेती बोली जाती है, यहाँ पे पोडू बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़कर फिर से दूसरी जगह पर ऐसी सफाई की जाती है और उसमें बोया जाता है। देखिए वेबर और दहियार ये बुंदेलखंड क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में, पेंडा ये महाराष्ट्र में बोली जाती है झूम खेती को। अगला देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी से हॉर्टिकल्चर बोलते हैं यानी बागवानी, ये सभी को पता होगा। और देखिए आपके जो कुछ फसलें हैं या नाम दिए गए, फ्लो खेती को फ्लोरिकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मछली पालन को पीसीकल्चर, फलों का उत्पादन जो होता है होमोलॉजी कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर बी अमन, सौली और अगाली।
देखिए उत्तर भारत में मई जुलाई में सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम अमन, साली, अगहनी है। चावल की प्रजाति औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में आपका देखिए झूमिंग कृषि बोलते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके फसल को उगाया जाता है और जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस पर भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात भूमि को परती छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे स्थान पर इसी तरीके से सफाई की जाती है। देखिए झूम जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत में मैंने बताया था आपको, और वीवर डहियार जो है आपका बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश में जो आपका संभाग पड़ता है। दीपा ये बस्तर जिला है। पोडू ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, इसका नाम स्थानीय नाम जो है जो खेती का। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। इससे क्या होती है? उर्वरा शक्ति उसकी बरकरार रहती है। और इसमें क्या होता है? इसे मल्चिंग होता है, जिन पदार्थों से ढका जाता है उसे मल्च कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, इससे क्या होता है कि नमी बनी रहती है उसके नीचे। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी ये आ गया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत में आपका देखिए 2 बार पूछा गया इसमें। जो जायद की खेती में आपके जो गर्मी में पाए जाते हैं जो फलों का रस होता है, जैसे आपका खरबूजा हो गया, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि इसमें है। जायद की फसलें मार्च में बो जाती है तथा जून में इसे काटा जाता है गर्मियों में टाइम में। भारत में खेती की 3 प्रकार होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो देखिए आपका रबी की फसल में शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल जून के मध्य इसे काट लिया जाता है। और इसमें जो फसलें आपकी गेहूँ, जौ, चना, मटर इस तरीके से। खरीफ की फसलें जून जुलाई में मानसून में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर की यानी सर्दियों में काट ली जाती है। इसमें देखिए आपका चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि हो जाए। अगर देखिए मानव प्रजातियों संबंधित क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है आपका। देखिए शुष्क बिंदु बस्ती आपके ऑप्शन नंबर बी देखिए। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती हैं क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं जिससे बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सकता है, इसलिए इस बस्ती को शुष्क बिंदु बस्ती कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति जो केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी उससे है माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लेस्टेशियन युग के अंत में अनुमानित की गई है मानव प्रजाति की जो उत्पत्ति है, जो कि हर्टो प्रथम एवं द्वितीय, अमोकिबिस प्रथम तथा लेवेटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है, जिसे अफ्रीका महाद्वीप में स्कूल और कफजे नामक स्थानों में प्राप्त किया गया था। अलग 26 नंबर क्वेश्चन है, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ये एक्कल्चरेशन बोलते हैं इसे, एक्कल्चरेशन। इसे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके व मान्यताएं समझकर उसका भाग बनाता है। ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों या समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल बढ़ाता है। अगला देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक जो विशेषताएं हैं कौन सी हैं? इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। तो इसका ऑप्शन देखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एसटी जो होता है अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए जो आवश्यक विशेषताओं के रूप में आदिम लक्षण, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बड़ी आबादी के साथ बातचीत में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे समुदाय सामान्यतः पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति जो इसकी घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब जो मिसलेनियस टाइप के हैं यानी विविध क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से बनाया जाता है। और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2341। देखिए यहाँ पे मिलान किया हुआ 4 ये डेल्टा, कंकर ये बांगर,
कयाल ये तटीय मैदान, मांड ये पंजाब का मैदान है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मैच ऑफ फॉलोइंग ये दिया गया आपके सूची, और इसमें देखिए मिलान दिया गया ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता है और संबंधित प्रांतों के नाम दिए गए। तो इसमें देखिए खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी। तो ये आपका झारखंड में जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी, ये राजस्थान में है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधनों में कमी, ये आपके लद्दाख में। तो आप राजस्थान को अगर इसे आधार माने ना, तो ये भी तभी आपका क्वेश्चन निकल आएगा इसका आंसर। अगला देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक क्या है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ इसमें मौजूद हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखेंगे ठीक है, विश्व का भूगोल, इससे पहले मैंने भारत का भूगोल कंप्लीट कर दिया है, आप आई बटन पे देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम विश्व का जो भूगोल है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं तैयारी में, जितने भी फिलहाल में पूछे गए उन सभी को देखेंगे। ये जो विश्व का भूगोल है इसमें आपका पहला जो पार्ट है इसका ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन पहला है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? देखिए अधिकतम को बोलते हैं अपसौर, इसे बोलते हैं एफेलियन, यानी कि जो आपका पृथ्वी है सूर्य के मध्य जब अधिकतम दूरी पर होता है उसे अपसौर बोलते हैं, और न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, जिसके कारण वर्ष में सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बृहद ग्रह नहीं है? तो बृहद ग्रह आपका देखिए मंगल नहीं है। सौरमंडल में जो बड़े आकार के जो है, बड़े से छोटे आकार में के आधार पर 4 बड़े ग्रह हैं, देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसमें आपका शनि हो जाएगा, जो बृहस्पति हो जाएगा, बाकी जो मंगल है वो आपका बृहद यानी कि बड़े ग्रह में नहीं आता है। जबकि जो मंगल है इसका आकार 7वां बड़ा ग्रह है, जो केवल बुध ग्रह से बड़ा है। तो इसका विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसमें जो सोल्यूशन दिया गया है या मतलब जो समझाया गया व्याख्या की, वो भी मैं आप बता रहा हूँ। बाकी आपके पास अगर जो इसकी बुक आती है, एक घटना चक्र की आती है और एक आती है आपकी यूथ कंपटीशन की, तो है ही जो मैं करा रहा हूँ आपको। बाकी एक घटना चक्र की आती है, उसमें भी बीपीएससी जितने भी एग्जाम्स पूछती है तो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आपके पास हो तो वो पढ़ लीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मैंने बहुत सारी बुक्स जो हैं जो टीआरई के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने शेयर की हुई हैं, तो वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के समान। तो ये बुध जो है, इसे मरकरी बोलते हैं, ये चंद्रमा के समान है। ठीक है, बुध और शुक्र की दिखने वाली जो कलाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं, समान होती हैं। इस प्रकार कलाएं चंद्रमा में पाई जाती हैं। चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई देता है। इसमें विकल्प जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो सूर्य है, तो ये क्या है? तो सूर्य एक पीला तारा, येलोइश इसे बोलते हैं। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य पीला दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, आपने विज्ञान में काफी पढ़ा होगा प्रकीर्णन और परिवर्तन वगैरह। तो इसमें आपके प्रकीर्णन को बताया गया। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग होती हैं। क्या होता है, वायुमंडल से गुजरने पर कुछ किरणें जो होती हैं चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमेशा पीली दिखती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसी असीमित घनत्व के द्रव मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। देखिए आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, उसे भी इंक्लूड किया गया इसमें। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा या भंगिनी ग्रह या एक जैसा तारा जिसे बोलते हैं इसे माना जाता है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र ग्रह को कहते हैं। देखिए शुक्र ग्रह जो है ये जुड़वा ग्रह के नाम से, सांझ का तारा, भोर का तारा और जुड़वा भंगिनी ग्रह, इस तरीके से इसके नाम है। बहन ग्रह बोलते हैं इसे। शुक्र के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 90 to 95% होती है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते, याद रखिएगा। ये ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत यानी सूर्य की
पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमण करते हैं। अगला देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो भी इससे संबंधित फैक्ट है। 7वां क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य जो टाइम है GMT, और इसमें भारतीय मानक समय जो IST है कितना आगे रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, यही है। तो प्लस आपका इस तरीके से दिखा होगा 1/5 यानी 5.5 घंटे। देखिए यहाँ पे ग्रीनविच में इसका जो भारत का जो मानक समय निर्धारण है वो 82.5 डिग्री है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से ज्ञात किया जाता है। और IST जो है वो 5.5 घंटे ज़्यादा रहता है आपकी ग्रीनविच माध्यम से। ठीक है, ग्रीनविच जो माध्य है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन है, विश्वतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है। ये देखिए आपका TI 3 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है यानी विश्वतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। जब इसमें अंतर निकालेंगे अतः स्पष्ट है कि विश्वतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 179 इसमें रेखाएं होंगी। तो देखिए जो समान अक्षीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या जो होती है 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 89 हो गई। इस प्रकार ग्लोब के 1 डिग्री अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हुई जाके 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित इसमें होती है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो भूटान में है का स्थानीय समय निर्धारण कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर के 12:30 बजे का समय है। तो देखिए आप इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। एक जो आपका डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो देखिए ग्रीनविच और थिम्पू के बीच में 90 डिग्री देशांतर, जिसमें आपका 9 चौक 36 यानी 360 मिनट हो जाएगा। और अगर हम इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 6 घंटे हो जाएगा। तो थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 6 घंटे अधिक है, अर्थात शाम 6 बजे जो PM बनेगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है। अगला देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो देखिए आपका शीत कटिबंध में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए जो शीत कटिबंध होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में होता है। इसमें टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं आर्कटिक वृत्त के बीच में स्थित होता है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो इनका जो तापमान रहता है वो निम्न रहता है इसका। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी दोपहर के 2 बजे के। तो आप इसे 4 मिनट के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे 4 मिनट में आपका 30 डिग्री निकालना है तो 120 मिनट हो गया। 120 मिनट इक्वल टू 2 घंटा होता है। तो 12 बजे से आप 2 घंटे आगे जाएंगे तो 2 बज जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैंने बताया भी था आपको कि आप अगर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो आपका 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट का अंतर होता है। अगला देखिए, विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाओं से संबंधित जो फैक्ट है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तो ये जो तेहरान पर्वत है ये आपके एल्बुर्ज में स्थित है। ये ईरान का राजधानी शहर है तेहरान। 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला ये शहर विशाल एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिलाएं पाई जाती हैं। कारण देखिए किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। जो घाना तट है सोने के समृद्ध प्लेसर इसमें जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिलाएं पाई जाती हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रियासती राज्य हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी इसे UAE बोलते हैं। इसे 7 राज्यों में विभाजित किया गया। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैरा और रास अल खैमा। इस तरीके से 7 हैं। ये BPSC में पूछा गया, क्या पता आपका ये TRE 4 में पूछ दे, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से संबंधित जो फैक्ट है। देखिए जो अभी 70वीं BPSC के एग्जाम हुए हैं उसके भी प्रश्न मैं आपको करा दूंगा अलग से, क्योंकि उसमें क्या होता है क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं।
या फिर उस टॉपिक से जरूर पूछता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिम रेखा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आल्प्स जो क्षेत्र है, आल्प्स क्षेत्र, तो पर्वतीय ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ होती है पूर्णतः कभी नहीं पिघलती। उच्च अक्षांशों पर हिमरेखा काफी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिमरेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमाव होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, ये ऊपरी में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज अग्न्य शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, और जबकि कुछ अवसादी। तो 3 प्रकार की शैलें होती है, अग्न्य, कायांतरित और अवसादी। अग्न्य चट्टानों में प्रमुख रूप से जैसे लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं इसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला इसके भंडार होते हैं। रूपांतरित चट्टानें क्या होती है? ये रूपांतरण से प्राप्त होती हैं, जैसे फाइलाइट होता है, सिस्ट होता है, नीस हो गया, कार्डजाइट हो गया, मार्बल, इस तरीके से। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो 18 का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत इसे बोलते हैं। और ये जो सिद्धांत है ये इसमें टुकड़े मेटल से गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते रहते हैं। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, जो अवसादी चट्टानें हैं इसे सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, इसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, कायांतरित और अग्न्य में नहीं पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, चट्टानों के चूड़ होकर नीचे जमा होते हैं, जाने से ही अवसादी शैलों का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है। तो सबसे ज्यादा विस्तार पूछा जाए तो आपका अवसादी शैल है, इसे परतदार शैल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो जीवाश्म होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए पर्वत, पठार एवं मरुस्थल से संबंधित क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानें सतह क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए फेल्सेनमीर, ये पर्वत सतह पर मिलती हैं चट्टानें, फेल्सेनमीर। अगला देखिए सारा किस प्रकार का ये रेगिस्तान है? ये आपका गर्म रेगिस्तान है, यानी हॉट डेजर्ट इसे बोलते हैं। सारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ये 10 अलग अलग देशों से सीमा साझा करता है। ये पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का लगभग 8% भाग पर फैला है। इसका क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका के 31% भाग को कवर करता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? देखिए आपका यंग फोल्डेड माउंटेन इसमें कौन सा नहीं है? देखिए उपयुक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली, अपलेशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं है। जो अरावली है वो सबसे पुराना है, ठीक है, अपलेशियन इस तरीके से। ये प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला, अपलेशियन पर पुराने वलित पर्वतों के उदाहरण है। जबकि जो चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो आपका एंडीज जो है वो आपका इसे छोड़कर बाकी क्या है, अपलेशियन और ये जो है आपके वलित पर्वत नहीं है, यानी कि वलित पर्वत आपका कौन का एंडीज पर्वत। अगला देखिए ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भ्रंशमूलक जो भूकंप होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, तो ये विध्वंसकारी होते हैं। ये भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर आते हैं। इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा है अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है और इसके व्यापक क्षति होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भूकंप आता है तो कौन सी जो गैस है वो मुक्त होती है? तो रेडॉन गैस होती है, वो उस टाइम पे महसूस की जा सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये होते हैं द्वारे, यानी वातिमुख बोलते हैं इसे, फेमरोल्स बोलते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम रूप द्वारे या वातिमुख होते हैं। ग्लेशियर गर्म जल के स्रोत हैं, इसमें जिनमें समय समय पर गर्म जल फुहारे के रूप में निकलते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित कीपाकार गर्त को क्रेटर कहा जाता है, जो कीप की तरह बना होता है। अपने ज्वालामुखी में देखा इस तरीके से कीप की तरह से बना होता है, ठीक है, तो इसे क्रेटर बोलते हैं और इसी में से द्वारे निकलते हैं इस तरीके से। तो ये काफी पूछे जाते हैं ज्वालामुखी के नाम से। देखिए टफ किससे संबंधित है? 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ज्वालामुखी राख होती है। देखिए ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के संपीड़न से गठित सेल का एक प्रकार है टफ, जो कभी कभी टूफा भी कहा जाता है, खासकर तब जब इस एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि टूफा भी एक अलग प्रकार का शेल है। यदि किसी सेल में टफ का परसेंट 50% से अधिक है तो वो जो शेल है वो टफमय कहलाता है। देखिए ज्वालामुखी से आपके 2 क्वेश्चन इसी में पूछे गए, री एग्जाम में ही पूछ लिए गए, इसलिए ज्वालामुखी से जरूर क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए भ्रंश स्कार्प होता है, तो ये भ्रंश स्कार्प जो होता है 26 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये विवर्तनिक विस्थापन से बनते हैं। ये एक समतल या रैखिक क्षेत्र है जहां समतल के एक तरफ की चट्टानें दूसरी तरफ की चट्टानों से खिसक जाती हैं। ये आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये सेस्मोग्राफ आपने पढ़ा होगा। और देखिए ये सेस्मोग्राफ जो होता है ये इसे भूकंप लेखी भी बोलते हैं, कभी कभार हिंदी में दे देता है ना, तो आप याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश का। तो भूकंप की तीव्रता अवधि का पता लगाने के लिए सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाले हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापने में और मैनोमीटर का प्रयोग दाब के लिए किया जाता है। अगला देखिए 28 नंबर, देखिए आपका रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये भूकंप का। तो देखिए भूकंप से ही 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए हैं, जैसे कि इसे भूकंप मापी बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ये TI2 में ही पूछा गया है। तो आपका रिक्टर पैमाना ये देखिए मार्केली, ये आपका मार्केली होगा यहाँ पे। इसमें मार्केली भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम में निकाला जाता है। तो यहाँ पे तीव्रता नापना है, जहाँ तीव्रता भूकंप मापन की गुणात्मक इकाई है वहीं परिमाण मात्रात्मक इकाई होता है इसका। अगला देखिए 30 नंबर है, भूकंप से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपके भूकंप से ही इतने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखिए भूकंप जो होता है ये ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जहां से भूकंप आता है। ठीक है, उसका मेन सोर्स वहीं से होता है। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों के मुख्यतः जनजाति व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। तो ये ऐसा माना जाता है जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या मतलब 4 पैर वाले हो गए, उन्हें सबसे पहले इसकी जानकारी होती है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं, याद रखिएगा। और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये प्रकाश तरंगों में पाई जाती हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें इसे पी तरंगें भी कहते हैं, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। एस तरंगों की तुलना में पी तरंगें 66% अधिक तीव्र होती हैं। अगला देखिए द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, इन्हें यस तरंगें बोलते हैं, यानी सेकेंडरी, और ये पी तरंगें मतलब प्राइमरी वाला। तो सेकेंडरी तरंगें भी कहा है, ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। अगला देखिए धरातलीय तरंगें, इसे एल तरंगें बोलते हैं, और लव तरंगें भी बोलते हैं इसे, और ये सबसे अधिक प्रभावशील होती हैं और सबसे लंबा मार्ग ये तय करती हैं। अगला देखिए अपवाह एवं नदियों के स्थित नगर, झीलें एवं जलप्रपात। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये खारी झील। इसे पलाया एक प्रमुख उदाहरण या खारी झील या सॉल्ट पैन होती है, जो उथली झील होती है। इसे प्याला, ये आपने देखा होगा प्याला इस तरीके से होता है, उथला हुआ। ठीक है, रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब किसी वर्षा जल जमा होता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसी उथली झीलों को ही प्याला झील भी कहते हैं। प्याला को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो नमक स्लेट, नमक मार्श, सलादा, सलार नमक पैन या छार प्लेट या शलीना है। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इसमें गोला कर लेना है, क्योंकि इससे आपकी गलती के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे। तो पहला और तीसरा इसका गलत है, बाकी दूसरा और चौथा जो सम संख्या है वो सही है। देखिए विक्टोरिया झील जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जो आपकी विक्टोरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी है और विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। तो पूछा जाता है व्हाइट नील जो नाइल रिवर है इसका स्रोत कहाँ से है, मतलब ये कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? देखिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देखिए सुपीरियर जो झील है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। आप पश्चिम से मतलब देख सकते हैं पूर्व की ओर। तो देखिए आपका सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन हो गया, इरी हो गया, ओंटारियो हो गया। ठीक है, तो ये कभी कभी क्रम से लगाने के लिए पूछ देता है कि आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, तो उस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है,
इस तरीके से आपका रहेगा। यहाँ पे ये पश्चिम रहेगा, ये आपका पूर्व दिशा हुई, ठीक है। इस तरीके से पहला आएगा आपका सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये 5 जिले हैं। अगला देखिए 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी, ये वेनेजुला आपके अमेजन नदी का एक हिस्सा है और ये सर्वाधिक विस्तृत एवं द्वितीय सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं पेरू, ब्राजील, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम के जल ग्रहण क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला देखिए महासागरीय जलधाराएं एवं महासागर। देखिए एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये आपके प्रशांत महासागर की सबसे फेमस धारा है, याद रखिएगा। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। अगला देखिए जल संध्या एवं महासागरीय जो गर्त है उससे संबंधित 36 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो ये आपकी पनामा जो नहर है ये आपके महासागर जो आपका है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जिससे काफी व्यापार भी होता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है, ये पनामा देश में स्थित है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल एवं जो वायुमंडलों का घटक है संगठन है, इससे संबंधित जो फैक्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए आपका जो अधिकतम जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, यानी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से प्राप्त करता है। और जो अगर पूछा जाए पृथ्वी किससे गर्म होती है तो ये लघु जो पार्थिव विकिरण होता है इससे पृथ्वी गर्म होती है। देखिए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। पृथ्वी की जो सूर्य तप प्राप्त होता है वो लघु तरंगों के रूप में होता है। तो यही आपका देखिए जो सबसे ज्यादा पृथ्वी जो गर्म होती है वो लघु तरंगों में होती है, परंतु ये तरंगे वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं। जब ये तरंगे पृथ्वी से टकराकर दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उसे गर्म करती हैं। जब ये वापस टकराती हैं तो इसे आपको क्या करती हैं? गर्म करती हैं। यही दीर्घ पार्थिव विकिरण कहलाता है जब वापस जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए 38 नंबर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण से होता है। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। इसके पश्चात जंगल के पौधों से प्राप्त होता है। समुद्री पौधे जैसे फाइटोप्लैंक्टन, कैल्प, शैवाल इत्यादि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगला देखिए तो 39 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन ओथरी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। देखिए आपका इसमें आपका देखना है कौन सा इसमें सत्य है। देखिए ओजोन जो है आपका इसमें कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा। ओजोन ओथरी जो है मध्यम आवृत्ति वाली परावैंगनी के विकिरण को अवशोषित करती है। ये वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इसमें भी लोग गलती करते हैं क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21%। 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और जो अन्य गैस है इसे 0.93 ये आपका आर्गन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्गन का भी परसेंटेज होता है। CO2 का 0.03, ठीक है, 0.3 कभी मत कर देना, ठीक है, बहुत हो जाएगी ये। और नियॉन और हीलियम इसी तरीके से इन्हीं गैसों में इसका परसेंटेज पाया जाता है, लगभग 1% में ही सब आती है। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, ये समताप मंडल में उड़ता है, मतलब उसे समताप यानी समान ताप चाहिए होता है इसलिए वो वहां से उड़ता है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ये वायुमंडल की जो है दूसरी परत होती है, सबसे नीचे होती है क्षोभमंडल, ये आपका होता है समताप मंडल, और क्षोभमंडल के ऊपर मध्यमंडल के नीचे होती है पाई जाती है, यानी कि क्षोभमंडल और इसके बाद आपका आता है उसके ऊपर होती है मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल के इसके नीचे और ट्रोपोस्फीयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर। इसमें से हवाई जहाज उड़ना आसान होता है। इसी परत में ओजोन परत का भी कंसंट्रेशन मिलता है इसमें। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर सी, ये मध्यमंडल का सबसे कम होता है, ठीक है, इसके बाद फिर बढ़ने लगता है। देखिए वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है, ये सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग होता है। वायुमंडल में सबसे जो निचली परत होती है क्षोभमंडल स्थित है, यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जबकि समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैला है, जहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्यमंडल की ऊंचाई लगभग 85 किलोमीटर होती है। इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है, लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आपका आता है बाह्य मंडल, जो आयन मंडल बोलते हैं, इसे आयनोस्फीयर बोलते हैं या बहिर्मंडल बोलते हैं, तो इसमें बढ़ जाता है फिर से। अगला देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? देखिए आपका सबसे पहले क्या आएगा? क्षोभमंडल, ठीक है,
फिर आपका समताप मंडल और फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में देखिए ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर आता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और घटते क्रम में देखिए ऑक्सीजन हो गया, फिर आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नियॉन हो गया, हेलियम हो गया, ओजोन और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। अगला देखिए वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। देखिए आपका इसमें मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 4321। देखिए मैच इसमें दिया गया। फॉन जो है एक गर्म स्थानीय हवा है, चिनूक ये बर्फ खाने वाली हवा है, मिस्ट्रल ये आपकी ठंडी स्थानीय हवा है, घाटी हवा ये दैनिक हवा होती है। अगला देखिए 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दाब का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा या बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। ये विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र होता है। अगला देखिए 46 नंबर है, शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। जैसे कि जलवायु एक घास के मैदान, जलवायु एवं घास के मैदान से संबंधित जो क्वेश्चन है। 47वां क्वेश्चन है, चित्रे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो देखिए आपका 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाना। सवाना घास मैदान, चित्रे हुए जो आपके घास के मैदान होते हैं सवाना कहते हैं। ये एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना घास के मैदानों में बिखरे हुए मध्यम आकार के पेड़ों के साथ एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं इसमें। अगला देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जीवोम या बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय जो झाड़ी वन होते हैं इसे वायोम बोलते हैं, चैपरल के रूप में जानते हैं। चैपरल पृथ्वी के प्रमुख वायोम में से एक है। इन क्षेत्रों में लंबी गर्म शुष्क जो शत्रु ग्रीष्मकाल और हल्की बरसात वाली सर्दियां होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का मतलब है कि चैपरल पौधों और जानवरों के एक बहुत ही विविध संग्रह का घर है। चैपरल शब्द का प्रयोग आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चैपरल क्षेत्रों में से एक कैलिफोर्निया में है। इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए वन एवं मृदा से संबंधित क्वेश्चन 49 नंबर है। देखिए मरुदभेद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो ये आपके मरुस्थल में ही पाए जाएंगे, ये कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है। और देखिए ये आपके स्थलों वनों अथवा मरुस्थलीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं जिसे मरुदभेद शुष्क होते हैं। ये जो वनस्पतियां होती हैं ऐसे वास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी होती है। इस प्रकार के पादप लंबी अवधि की शुष्क अनावृष्टि काल में भी जीवित रहते हैं। और मरुदभेद जो होते हैं आपके इसमें तने काटकों में परिवर्तित हो जाते हैं, कांटों में बन जाते हैं इसमें, जैसे कैक्टस इसका एक उदाहरण हो गया, नागफनी हो गया। अगला देखिए 50वां क्वेश्चन है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है इसे। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गली कटाव कहते हैं या गली इरेजन बोलते हैं। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो उससे गहरे चैनल को गली कटाव या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो इसका जो फेमस नाम है अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। जिन प्रदेशों की इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मृदा अपर्दन के प्रमुख जो चरण है बूंद अपर्दन, परत अपर्दन यानी शीट इरेजन बोलते हैं, रिल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन और धारा चैनल अपर्दन स्ट्रीम चैनल इरेजन बोलते हैं। अवनालिका अपर्दन या गली कटाव जो होता है, गली इरेजन होता है, से प्रभावित 4 बृहद क्षेत्र हैं। जैसे आपके पंजाब में शिवालिक क्षेत्र है, चंबल यमुना दोआब क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार का वो क्षेत्र है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, गुजरात में खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निश्चालन प्रक्रिया संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यह ऊपरी में से एक से अधिक। देखिए इसमें ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निश्चालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले संस्तर में चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी जो होती है मृदा पाई जाती है अधिकांश। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो 52 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो अपजय मृदा का निर्माण होता है अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अपक्षय या अपर्दन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षयित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसें जैसे
नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि का समावेश होता है। नेक्स्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मतलब नवीनीकरण जिसे आप रिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए इसमें कोयला, ये भी आपका अनवीनीकरण है, ठीक है, परंपरा से चला हुआ आ रहा। और आपका नाभिकीय ईंधन पेट्रोलियम, इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे आपका जो सौर ऊर्जा है, ये आपका नवीनीकरण है। देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा हो गई, महासागरीय ऊर्जा इत्यादि, ये सभी आपकी क्या है, जो है आपकी नवीनीकरण है। अनवीनीकरण में क्या है, जैसे कोयला, ये परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, ये सभी क्या अनवीनीकरण ऊर्जा, किसी न किसी दिन इनका भंडारण खत्म हो जाएगा। अगला देखिए 54 नंबर, बायोगैस का प्रमुख जो घटक है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा मेथेन, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है मेथेन का। और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके मुंह से भी ये जो गैस निकलती है वो मेथेन हो जाती है। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि पाए जाते हैं। बायोगैस एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के टूटने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है, यानी कि जो आपका रिन्यूएबल है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्रकृति से उत्पन्न होते हैं जिन्हें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत बायोमास हो गया, भूतापीय ऊर्जा होगी, सौर या पवन इत्यादि ऊर्जाएं पाई जाती हैं। जबकि परमाणु ऊर्जा जो होती है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ये एक सीमित भंडार है, इसका दोहन मतलब बहुत ही लिमिटेड करना होगा। बाकी जो आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा है, तो इनको आप कितना भी यूज़ करें ये खत्म नहीं होगी, और इसे आप गैर परंपरागत बोल सकते हैं। ट्रिक याद करने का ये है कि आप जो मतलब काफ़ी समय से जो चली आ रही है उसे परंपरा कहेंगे, परंपरागत, यानी जैसे कोयला आपका ईंधन है एक तरीके का, पेट्रोलियम है, तो ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, तो ये आपके अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। 56वां क्वेश्चन है आपका, देखिए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक क्या है, ऑप्शन नंबर सी ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, और चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम और गैलीनियम का अयस्क है। बहुत पूछा जाता है कि बॉक्साइट जो होता है वो किसका अयस्क है। बॉक्साइट अवसादी चट्टान में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो आप भारत में पूछे तो आपका उड़ीसा हो गया, पूरे विश्व में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर चीन हो जाएगा। अगला देखिए 57वां नंबर क्वेश्चन है, फॉसिल जो होते हैं अब जीवाश्म ईंधन के किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका गैर नवीनीकरण हो रहा है, मतलब ये नवीनीकरण नहीं है। जैसे आपका जीवाश्म ईंधन में इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो सकते हैं, वो गैर नवीनीकरण कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इनका उपयोग स्थायी रूप में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आपका जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया इत्यादि। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सिलिका एवं मैग्नीशियम। किसी महासागर के ऊपरी परत को ही मैग्नीशियम यानी महासागरीय परपटी कहते हैं। महासागरीय परपटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक जैसे सिलिका हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कायांतरित चट्टानों का अभाव होता है। इसके विपरीत महाद्वीपीय भू परपटी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं कायांतरित चट्टानों की प्रधानता होती है। इस परपटी की मोटाई होती है 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला देखिए मानव प्रजातियां जो है 59 नंबर है, अन्य आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं, तो 59 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए अनादिवासी बस्तियों को अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व में लगभग अरबों लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, जो अनौपचारिक बस्तियों को औपचारिक कानूनों और विनियमों के बाहर बने खराब गुणवत्ता वाले घरों एवं झुपड़ियों द्वारा परिभाषित किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, कि आपका अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी है जिसे मानव का उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। यानी लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रोलैपिथेकस नामक वानरों के एक जीन से हुआ था जो मानव की उत्पत्ति हुई थी। इन जीवाश्मों को पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से के क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। अगला देखिए 61 नंबर, जनसंख्या घटने से मानव भूमि का जो अनुपात है वो बढ़ेगा। ठीक है, जनसंख्या घटेगी तो उसका मानव की भूमि का अनुपात बढ़ेगा। देखिए मानव भूमि ये आपके जो विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना में सामान्यतः उन देशों की जनसंख्या के घनत्व के अनुपात के रूप में की जाती है। इस विधि के मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या समाहित होती है के अनुसार गणना की जाती है। अगला देखिए कृषि एवं पशुपालन संबंधित
देखिए सुनहरा रेशा अभिप्राय है ऑप्शन नंबर सी, ये पर्सन से संबंधित है। ठीक है, तो ये गोल्डन फाइबर इसे बोलते हैं। और इसका देखिए सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जूट को सुनहरे रेशा से अभिहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगला देखिए 63 नंबर है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ये बोलते हैं किसजी। तो इसे किसजी यानी खानाबदोश। ठीक है, तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, खानाबदोश का तंबू किसजी यानी कहलाता है। खानाबदोश से तात्पर्य उन लोगों से हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला देखिए 64 नंबर, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देशों का सही युग्म। सेम इसमें भी है, जैसे चलवासी है इसी तरीके से ये कृषि भी होती है चलवासी तरीके की। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए लदांग, ये मलेशिया में, ये सही युग्म है। और देखिए इसे झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपके झूम खेती बोलते हैं इसे। और देखिए आपके मलेशिया एवं जावा में लदांग बोलते हैं, श्रीलंका में चेन्ना बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा या कोनूल या कोमिले बोलते हैं, थाईलैंड में तमराई बोलते हैं, म्यांमार में तुंगिया, कांगो में मसूने आदि नामों से जाना जाता है। और भी देखते हैं इसमें आपके भारत में क्या बोलते हैं इसे। तो देखिए वेबदहियार ये बुंदेलखंड में, दीपा बस्तर जिला, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी आपके पश्चिमी घाट में। अब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो विविध में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्टाइट एवं सेलेक्टमाइट स्थलाकृतियां बनती हैं। तो देखिए आपके ये ऑप्शन नंबर सी स्नो, बर्फ के एक्शन के द्वारा बनती हैं। तो इस तरीके से बनती हैं, कुछ ऊपर होती हैं कुछ नीचे होती हैं, इस तरीके से। देखिए सेलेक्टाइट जो होते हैं, कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का जो निर्माण होता है वो सेलेक्टाइट होता है। और सेलेक्टमाइट जो होता है तो आपका कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूने के मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना जो होती है वो सेलेक्टमाइट होती है। मतलब नीचे से जो बनती है, ऊपर जो बनती है वो सेलेक्टाइट होती है, नीचे से आपके सेलेक्टमाइट होती है। अगला देखिए, जब कभी सेलेक्टाइट एवं सेलेक्टमाइट आपस में मिल जाती हैं तो संरचना को कंदरा स्तंभ कहते हैं। रोहतास पठार, कुटुम्बसर गुफा, चित्रकूट आदि में ये कंदराएं पाई जाती हैं। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें खोजकर्ता और जन्म स्थान पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका 3, 4, 2, 1 इसका सही हो जाएगा। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली का था, इसमें जन्म हुआ था इसका। और जैक्स कार्टियर ये आपके फ्रांस का, सर फ्रांसिस ड्रैग जो है यूनाइटेड किंगडम का, फर्डिनेंड मैगलन ये आपके पुर्तगाल का। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, थॉन्डिक युक्त महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये म्यांमार में। थॉन्डिक युक्त जो आपका महोत्सव है म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार के लोग हर साल पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाते हैं। अगला देखिए 68 नंबर, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल का फैलाव। देखिए सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरार के रूप में शुरू होता है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूवैज्ञानी हैरी हैस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा, जिसमें मध्य महासागर की चोटियां एवं बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयों की ओर बढ़ता है, जिससे वह जलमग्न हो जाता है। जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चल जाता है तो यहाँ नई परतों का निर्माण होता है। क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहती है तो इससे नई परतें बनती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए आपका जो विश्व का भूगोल है वो कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। इससे पहले मैंने भारत का भूगोल कंप्लीट कर दिया था। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको TRE 4.0 की जो तैयारी है मैं आपको इसी चैनल से करा दूंगा। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपके एग्जाम हुए थे, उन्हें एनालिसिस किया हुआ पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने बताया कि कहाँ से आपके किस बुक से पूछा गया है। तो आप हो सके तो आप जाके देख लीजिएगा वीडियोस, आपका काफ़ी उद्धार हो जाएगा उससे। और अपने ग्रुप्स में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा तो किसी का भी भला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।